जय हिंद दोस्तों। आज अपन किरण प्रकाशिकी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है कि जो अपवर्तन पढ़ेंगे और लेंस से अपवर्तन पढ़ते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है, जो लेंस मेकर जो फॉर्मूला कहते हैं अपन, लेंस से अपवर्तन का सूत्र, जिसको अपन लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, वो अगर ये नहीं आए तो वो नहीं आ सकता। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में भी ये अगर वो नहीं आता है तो ये जरूर आता है। लेंस मेकर फॉर्मूला अगर नहीं पूछा गया है तो वो ये पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों अपन ने क्या क्वेश्चन लिख रखा है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो एक ये गोलीय पृष्ठ मान लेते हैं, ये अपने पास एक गोलीय पृष्ठ है और इस गोलीय पृष्ठ का ये अक्ष बना देते हैं। अक्ष ये अपने पास अक्ष बन चुका है, ये अपने पास अक्ष है, ये गोलीय पृष्ठ है, यहाँ से अपवर्तन की घटना होगी। और ये भी मान लेते हैं कि ये N1 माध्यम है और ये N2 माध्यम है। ये भी मान लेते हैं साथ में कि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम है, लिख देते हैं विरल माध्यम, विरल और सघन। ये दोस्तों आपको भली भांति पता होना चाहिए कि अपवर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण वायु से पानी के अंदर जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपन अपवर्तन कहते हैं। अपन ने इससे पहले जो वीडियो पढ़ रखा है, जो लेक्चर पढ़ रखा है, उसके अंदर दोस्तों अपन ने अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम के बारे में जाना। तो आपको उस वीडियो का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप वो क्लिक करके वो एक बार देख लें तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अपवर्तन का जो पहला नियम है दोस्तों, वो होता है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। पहला नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा नियम, ये तीनों नियम ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है दोस्तों साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू N2 अपॉन N1। इसी को अपन N21 भी लिखते हैं। तो ये स्नेल का नियम है। अपवर्तन के ये तीनों नियम आते हैं तब जाके ही अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर पाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है ए वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुई है, तो ये क्या कहलाएगा अपना आपतित प्रकाश किरण। आपतित किरण बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अभिलंब, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब ये अभिलंब क्या है, ये पृष्ठ के लंबवत एक कोई रेखा खींची होती है, इसी को अपन अभिलंब कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। तो अब ये अभिलंब कहाँ से बनाया जाएगा दोस्तों, ये अभिलंब बनाया जाएगा हमेशा अगर कोई गोलीय पृष्ठ है तो उसके वक्रता केंद्र से। कहाँ से बनाया जाएगा, केंद्र से। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पूरा का पूरा एक गोलाकार भाग होता, तो यहाँ इस जगह पर इसका वक्रता केंद्र बनता और वक्रता केंद्र को मैं लिख देता हूँ दोस्तों O। क्या लिख रहा हूँ, वक्रता केंद्र को O लिख रहा हूँ। O से यहाँ पर एक अभिलंब बन रहा है, ये अभिलंब N। तो ON अपने पास क्या है यहाँ पे दोस्तों, अभिलंब है। ON क्या है, अभिलंब। अब यहाँ से इसको जाना तो इधर चाहिए था ऐसे, लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नियम नंबर 1 अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आ जाएगी इधर, यहाँ पर। ये है दोस्तों अपवर्तित प्रकाश किरण। क्या है, अपवर्तित किरण। यहां तक दोस्तों आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। अब इसके अंदर ये साइन आई जो दिख रहा है और ये आर दिख रहा है, ये क्या चीज है, आई जो है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण।
आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये है अपने पास आपतन कोण I। अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण अपवर्तन कोण R कहलाता है। तो ये अपने पास हो गया R। ये आपतित कोण है, ये अपवर्तित कोण है। यहाँ तक अपने को कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को आगे सोल्व करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ये अल्फा बन रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये बीटा बन रहा है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको मान लेते हैं गामा बन रहा है। क्या बन रहा है? गामा। तो अपन ने 3 कोण मान लिए हैं, अल्फा बीटा गामा, और इसके नाम भी दे रखे हैं। ये ए है और ये यहाँ पे दोस्तों जहाँ पर ये किरण आके मिलेगी यहाँ पे दोस्तों इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आई। तो इसको मैं आई लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो अपने को यहाँ लिखने की ज़रूरत है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक तो है वस्तु, वस्तु को अपन ने क्या लिखा है? ए लिखा है। दूसरा होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को अपन ने क्या लिखा है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को लिखा है आई। और तीसरा लिखा अभिलंब, अभिलंब को अपन ने क्या लिखा है दोस्तों? अभिलंब, अभिलंब को लिखा है अपन ने दोस्तों ON। ये तीनों चीजें क्लियर है। अब दोस्तों अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, त्रिभुज AO और इसको नाम देता हूं S, तो किसकी बात कर रहा हूं? त्रिभुज AOS में यहाँ पे एक बहुत अच्छी थ्योरम आएगी, और वो क्या है? त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ये एक थ्योरम आया है दोस्तों अपने 9th क्लास में, इसका यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अपने क्या कहना चाह रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू किसके इक्वल होना चाहिए? आई। यहाँ पे अपने को लिखना है त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग उसके बाहरी कोण के बराबर होता है। तो इसको लिख देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। क्यों लिख रहे हैं आपको आगे चलते ही समझ में आ जाएगा कि ये सब सारा क्या है। त्रिभुज ISO, इसके अंदर बात करें तो ये है अपना गामा, ये है R, तो इन दोनों का योग इसके बाहरी इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं गामा प्लस R इजिकल टू बीटा। तो यहाँ पे भी अपने को लिखना पड़ेगा त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। यहाँ पे अपन दोस्तों R का फॉर्मूला बनाना चाहें तो इस गामा को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे R बचेगा, ये R इजिकल टू यहाँ पे बीटा पहले से मौजूद है और माइनस क्या हो जाएगा? गामा। तो ये आ जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों अपन करना क्या रहे हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू हो, अल्फा बीटा गामा की अगर तीनों की वैल्यू हो जाए तो ये पूरा आई का वैल्यू हो जाएगा, ये आर का हो जाएगा, और यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे तो अपने पास ये अपवर्तन का सूत्र आ जाएगा। बस इतना सा ही करना चाहते हैं। तो अब अपने पास प्रायोरिटी क्या है? अब अपने को सबसे पहले फाइंड करना है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। मैं ये मिटा देता हूँ, इसको जब जरूरत पड़ेगा तब वापस लिख देंगे। क्या लिखना चाह रहे हैं अपन? अल्फा की वैल्यू। तो अपने को पर्टिकुलर इस त्रिभुज के बारे में सोचना पड़ेगा। इस त्रिभुज की अगर इसको स्ट्रेट लाइन मान लें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किसकी बात कर रहा हूं? त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है? ए, इसको कुछ नाम नहीं दे रखा है तो इसको नाम लिख देता हूं मैं पी, APS में, त्रिभुज APS में क्या लिखना चाह रहा हूं मैं? tan अल्फा, tan अल्फा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ, लाल बटेवा कक्का। जो पहले वाला रिलेशन है लंब अपॉन कर्ण, ये साइन थीटा होता है, दूसरे वाला कोस थीटा होता है और तीसरे वाला tan थीटा होता है। तो लंब अपॉन आधार, यहाँ पे इस अल्फा के जैसे सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो लंब अपॉन आधार, लंब का वैल्यू क्या है? PS अपॉन आधार क्या है? PA। जब कोण बहुत छोटा होगा, जब कोण छोटा हो, छोटे कोण के लिए तो क्या होता है? tan अल्फा जो होगा दोस्तों
वो अल्फा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? अल्फा के। तो अपने पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी PS/PA। ठीक बात है। यहाँ पे इसी तरीके से अब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ किसके लिए? tan बीटा के लिए। तो बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? ये ट्रायंगल आ रहा है। तो लिख देता हूँ त्रिभुज OSP में, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा tan बीटा, ताकि अपने को सेम रेशियो मिल जाए। tan बीटा लिखूंगा तो इसके जस्ट सामने वाला ये लंब होगा, अब ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो लंब की वैल्यू तो क्या है? PS अपॉन आधार की वैल्यू OP। यहां पे भी कोण बहुत छोटा हो तो tan बीटा किसके इक्वल होगा? बीटा के। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास PS अपॉन OP। ठीक, इसी तरीके से अब मेरे को और क्या चाहिए? tan गामा चाहिए। तो ये त्रिभुज लेना पड़ेगा मुझे, त्रिभुज गामा। गामा इसके अंदर आ रहा है तो ये 90 डिग्री, हमेशा समकोण के अंदर ही ये रिलेशन लागू होता है। जहां कोण 90 डिग्री का बन रहा हो जिस त्रिभुज के अंदर, उसी के लिए ये लागू होता है, बाकी नहीं लगता। तो यहां पर अपने को ये त्रिभुज लेना पड़ेगा ISP, त्रिभुज ISP में क्या लिखना है मेरे को? tan गामा। tan गामा लिखूंगा तो यहां लंब, इसके जस्ट सामने वाला लंब यही होगा PS अपॉन IP। यहां पे भी कोण बहुत छोटा होगा तो tan गामा जो होगा वो किसके? गामा के इक्वल होगा, और गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास PS अपॉन IP। यहां तक दोस्तों आपको कंप्लीट समझ में आएगा? समझ में आ गया है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब अपने को क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू लिखना है। ये वैल्यू लिखेंगे और अपना काम लगभग हो जाएगा। तो मैं यहां पर वैल्यू लिखता हूं। एक काम कर लेता हूं, मैं ये जो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू है ये अपना बार बार काम आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं यहां पे। तो अपने पास आ जाएगा ये अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू अपने पास क्या है दोस्तों? PS अपॉन PA। इसी तरीके से बीटा क्या है अपने पास? बीटा है अपने पास ये रहा PS अपॉन OP। और इसी तरीके से गामा क्या है? ये रहा गामा PS अपॉन IP। ये यहां लिखने का इसलिए लिखा है कि मेरे पास मिटाने की ऐसी जगह चाहिए जो वापस काम नहीं आ रही हो। तो ये सारी चीजें तो अभी वापस काम आएगी, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं सकता, तो इसको मिटा देता हूं। यहां ये मिटाया। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो यहां पे दोस्तों अपने पास क्या चल रहा है? समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दे रखा है? ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू I। तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं PS अपॉन PA प्लस बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू PS अपॉन OP इज इक्वल टू I। ये I आ गया समीकरण नंबर 3। अब यहां पे अपने पास सेकंड समीकरण से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहना चाह रहा है? बीटा माइनस गामा। बीटा का वैल्यू क्या है? ये रहा PS अपॉन OP माइनस गामा की जगह पे गामा का वैल्यू PS अपॉन IP इज इक्वल टू R। समीकरण नंबर 4। अब अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से, या इसको अपन क्या लिखते हैं? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। दोस्तों स्नेल का नियम क्या है आपको पता होना चाहिए, अभी तक तो याद आ जाना चाहिए, अगर नहीं है तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। और इसके लिए भी अगर मैं इसको
ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये इधर से डिवाइड से उधर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो अब अपने को पास यहाँ पे भी अगर कोण बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा हो, कोण छोटा हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन आई जो होगा इसको अपन क्या लिखेंगे आई, और साइन आर जो होगा उसको अपन क्या लिखेंगे, केवल आर। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास नया इक्वेशन n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। अब यहाँ पे वैल्यू ही लिखना है। अब मैं चाहूँ तो इसको आराम से मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने पास क्या है, n1 आई की जगह पे आई का वैल्यू, ये रहा आई का वैल्यू, n1 आई की जगह पे ये आई का वैल्यू है, PS अपॉन PA प्लस PS अपॉन OP, फिर क्या है इज इक्वल टू n2 आर की जगह पे ये वैल्यू लिखना है PS अपॉन OP। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। मेन जो समझने का डायग्राम जो अगर समझ में आ गया और अल्फा बीटा अगर समझ में आ गया और आई और आर कैसे ज्ञात किया ये आ गया, तो अब इसके बाद रहा क्या है दोस्तों, अब तो केवल कैलकुलेशन करना है। मैं भी ये कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, PS अपॉन OP माइनस PS अपॉन IP, माइनस PS अपॉन IP, ये क्या। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी PS है, PS है, PS को कॉमन ले लेता हूँ, n1 PS, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन PA प्लस 1 अपॉन OP इज इक्वल टू n2 PS 1 अपॉन OP माइनस 1 अपॉन IP। तो यहाँ पे ये PS से PS कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे PS से PS कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n1 1 अपॉन PA प्लस 1 अपॉन OP इज इक्वल टू n2 1 अपॉन OP माइनस 1 अपॉन IP। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, n1 1 अपॉन PA का वैल्यू क्या है 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन OP का वैल्यू क्या है माइनस R, तो माइनस R इज इक्वल टू n2 1 अपॉन OP का 1 अपॉन माइनस R माइनस 1 अपॉन IP का क्या है माइनस V। अब यहाँ पे अपन दोस्तों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, n1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 अपॉन U, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n1 अपॉन R इज इक्वल टू n2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n2 अपॉन R, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस n2 अपॉन V। दोस्तों अब मैं ये मिटा देता हूँ और आगे का डेरिवेशन यहाँ करता हूँ, आगे यहाँ पे लिखता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा n2 अपॉन R, यहाँ पे पहले से क्या है माइनस n1 अपॉन R इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा हुआ रहेगा n2 अपॉन V, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस n1 अपॉन U। अगर दोस्तों अगर अपन बात करें तो यहाँ पे n2 माइनस n1 है तो इसको r को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R, यहाँ क्या बचेगा n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U। तो यहाँ पे अपन इसको अच्छे तरीके से और ऐसे लिख सकते हैं n2 माइनस n1 अपॉन R इज इक्वल टू n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U। ये दोस्तों है अपने पास गोलीय
पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये ध्यान रखना है कि ये कब है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जारी हो। यहीं पे अगर प्रकाश किरण उल्टा हो कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, ध्यान रखना है ये जो अपवर्तन सूत्र है ये किसके लिए है, विरल से सघन में है। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो सघन से विरल के लिए कुछ नहीं करना है, केवल जहां पर N1 लिखा हुआ है वहां पे N2 लिख देना है और जहां N2 लिखा हुआ है वहां N1 लिख देना है। तो अपना आंसर आएगा N1 माइनस N2 अपॉन R इज इक्वल टू N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर, यहाँ इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहाँ N2 था इसलिए मैंने N1 लिख दिया, N2 लिख दिया, N2 की जगह पे N1, N1 की जगह पे N2। तो ये है अपने पास दोस्तों किसके लिए अपवर्तन का सूत्र है, गोलीय पृष्ठ के लिए। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, बाकी विरल से सघन में जा रही है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।